हेलो एवरीबॉडी। कुछ दिनों पहले मैंने 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के लेसन 1 पे एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो जो था दैट वाज पार्ट 1। आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दैट इज़ पार्ट 2। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उस पर क्लिक कीजिए, पहला पार्ट देखिए। फिर आपको जो सेकेंड पार्ट आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ आएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अभी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज अ ऑब्जेक्टिव और एम और गोल ऑफ द बिजनेस जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं। सो इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू सी एक बिजनेस हर बार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश किस प्रकार से करता है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए उन्होंने क्या करना है। एंड सेकेंडली जो सोशल ऑब्जेक्ट्स है वो एक बिजनेस के कोई एम्स होते हैं या कोई गोल्स होते हैं जहाँ पे उनको देखना है कि वो सोसाइटी का भला किस प्रकार से कर सकेंगे जिससे उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो मार्केट में रेप्यूटेशन है या गुडविल है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। सो लेट अस स्टार्ट विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्वियसली कौन सा भी कंपनी हो, बिजनेस हो, फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, एंटिटी हो, कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस तो नहीं करता है, राइट? उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं दैट इज सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। अभी देखिए कि अगर आपका बिजनेस है आइसक्रीम बेचने का और अगर आपके पास 4-5 कस्टमर्स है तो क्या ये 4-5 कस्टमर्स हर रोज आएंगे? नो, दे विल नॉट कम ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको क्या करना है? नए कस्टमर्स ढूंढना है। तो पहले आपके पास 5 कस्टमर्स होंगे, फिर 10 कस्टमर्स होंगे, फिर 20 कस्टमर्स, फिर 50, 100, 150, 500, 1000, 10,000, 50,000। तो धीरे धीरे आपका कस्टमर का बेस जो है वो आपको बढ़ाना है। जिससे क्या होगा, जो एक कस्टमर आएगा वो अगर हम प्रोबेबिलिटी में भी काउंट करें तो वो आज आया, वो एक हफ्ते के बाद आया है, एक महीने के बाद आया, पर बाकी के कस्टमर जो है वो ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस आपके पास आते रहेंगे। अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग दिन में आएंगे तो आपका जो डेली टर्नओवर होगा वो भी बढ़ते जाएगा। चलो हम अभी तीसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो है इनोवेशन। नाउ व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे कुछ ना कुछ तो भी नया करना और अपने कस्टमर को नई या फिर यूनिक चीज प्रोवाइड। अगर वही पुराना घिसा पिटा प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? आपका बिजनेस आगे नहीं चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। बहुत दिनों पहले देयर वर फ्यू कंपनीज ऑफ मोबाइल। मोटरोला था, नोकिया था, सैमसंग था। पर सैमसंग धीरे 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 ऊपर क्यों आया? क्योंकि उन्होंने इनोवेशन किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए। पर नोकिया ने इनोवेशन नहीं किए जिसके वजह से नोकिया कंपनी जो है वो बंद पड़ गई। पर सैमसंग ने इनोवेशन किया, उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो एंड्रॉयड में कन्वर्ट किया और फिर सैमसंग कंपनी जो प्रोग्रेस के पाथ पे चली उसके बाद आज तक अभी तक वो रुकी नहीं है। एंड द लास्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रॉ मटेरियल या जो भी रिसोर्सेज आप यूज करने वाले वो बेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि खराब क्वालिटी का आपने रॉ मटेरियल यूज किया जिसके वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी खराब हुआ। तो दिस शुडंट हैपन। अगर आपका कंपनी है आइसक्रीम का तो बढ़िया क्वालिटी का मिल्क यूज कीजिए। सो यू हैव टू रिमेंबर द बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज आर सपोज्ड टू बी यूज्ड बाय योर बिजनेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बेस्ट प्रोडक्ट। Okay, so these were the economic objectives of the company. I hope आपको ये क्लियर हो चुका है। Now we are going to move towards the social objectives of the company. Now what are social objectives? मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। Social objectives मतलब ऐसे objectives होते हैं जिससे आपको पैसे नहीं मिलेंगे पर उससे आपका सोसाइटी में नाम बढ़िया होगा, आपका रेप्यूटेशन, आपका गुडविल एक सोसाइटी में, एक एरिया में, एक लोकेशन में डेफिनेटली बढ़ जाएगा और लोगों के मन में आपके बिजनेस का जो इमेज है वो बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे। तो सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट। अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचा तो क्या होने वाला है? यू विल गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स। क्योंकि जब कस्टमर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज करता है तो उसको ऐसे लगता है नहीं यार, हमने जो प्रोडक्ट लिया था वो बहुत ही बढ़िया था, वापस हम इसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अभी आपको पता है कि जो मैगी नूडल्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आज भी क्यों फेमस है? क्योंकि उन्होंने पहले लॉन्च के दिन जो क्वालिटी दिया था वही क्वालिटी वो आज
देते आ रहे हैं, इसलिए बाकी के कंपनी के नूडल्स के कंपैरिजन में हम मैगी नूडल्स ज़्यादा खाते हैं, राइट? द सेकेंड सोशल ऑब्जेक्टिव इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। देखो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बिल्कुल अपने प्रैक्टिस नहीं करना है या फिर बिल्कुल अनफेयर मैनर में अपने ट्रेड नहीं करना है ना। व्हाट इज अनफेयर मैनर? मतलब देखो, इफ आई एम अ सेलर ऑफ मिल्क, मतलब अगर मैं दूध बेच रहा हूँ तो दूध में मैंने पानी का मिलावट कर दिया, तो इससे क्या होने वाला है? आई विल बी सेलिंग द मिल्क, बट जो खरीदेगा ही विल बी लाइक यार ये जो दूध है दिस इज नॉट प्योर, एंड लेटर ऑन ही वोंट बाय इट फ्रॉम मी। सो यू नीड टू इंश्योर कि आप जो भी बिजनेस प्रैक्टिस करोगे एकदम फेयर स्क्वायर मैनर में करना। अगर किधर भी आपने अनफेयर प्रैक्टिस किया तो आपके बिजनेस में दिक्कत होने वाली है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो योर बिजनेस, ओके? क्योंकि लोग आपसे कुछ खरीदेंगे। The next social objective of the business which is employment generation। देखो, employment generation जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है of a business, क्योंकि जो business है ना वो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी का तो भी मदद लगने वाला है, एंड देन यू नीड टू हायर द एम्प्लॉयज, यू नीड टू हायर पीपल। जब आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो तो क्या हो रहा है, जो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए लोग हैं वो आपके बिजनेस में आके आपके लिए काम करके आपको भी प्रॉफिट दे रहे हैं और खुद भी सैलरी ले रहे हैं, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द एम्प्लॉय एज वेल एज द एम्प्लॉयर। The fourth social objective is welfare of employees। Yes, you need to check the welfare of the employees। Welfare of the employees मतलब क्या? उनको प्रॉपर कंडीशन मिल रही है या नहीं इन ऑर्डर टू वर्क, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कंपनी में या आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अनहाइजेनिक वर्किंग कंडीशन है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, अगर कोई एम्प्लॉय को ठीक नहीं लग रहा है एंड यू आर नॉट अलाउिंग दैट एम्प्लॉय टू गो होम, टेक रेस्ट, तो इन दैट केस उनका जो वेलफेयर है वो मेंटेन नहीं होगा, एंड दे वोंट हैव अ गुड इमेज ऑफ यू इन देयर माइंड। दे आर ह्यूमन रिसोर्स फॉर अ कंपनी। Now, the next social objective for a business is to help सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। देखो, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सोसाइटी में गरीबी है या फिर सोसाइटी में इलिटरेसी है, इनको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उनके मन में आपके बारे में एक अच्छा रेप्यूटेशन बनेगा। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि सोशल ऑब्जेक्टिव इज लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशन। अगर आप सोसाइटी के लिए अच्छा करोगे तो सोसाइटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लिए अच्छा करने ही वाली है। एंड नाउ we are going to see the last social objective of a business which is contributing to the welfare of society। जो सोसाइटी है उसके वेलफेयर के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द इमोशन ऑफ द सोसाइटी एंड यू नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, जिससे इन रिटर्न द सोसाइटी विल रिमेंबर यू एंड दे विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प यू। तो सोसाइटी का अगर आप भला करोगे तो सोसाइटी आपका भला करेगी। Okay, so these were the social objectives of a company or of a business or of an entity। तो I hope आपको ये social objectives clear हो चुके हैं। चलो, now we'll move towards our next topic which is role of profit in business। Now what is profit? Profit is nothing but the amount which is left in your hand after doing all the expenses। एकदम सिंपल सादा डेफिनेशन है। तो अगर इस डेफिनेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू मतलब जो पैसा हम कमाते हैं उसमें से हमको एक चीज़ डिडक्ट करनी है, वो क्या है? कॉस्ट या फिर एक्सपेंसेस। देखो, जैसे कि हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दिया, टैक्सेस भरे, तो दीज आर द कॉस्ट फॉर आवर बिजनेस। तो इनको लेस करो हमारे रेवेन्यू में से, तो जो अमाउंट बचेगा, जो अमाउंट हमारे हाथ में, मतलब जो अमाउंट बिजनेस के हाथ में रहेगा, दैट अमाउंट इज नोन एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रोल क्या होता है बिजनेस में, वो हम देखने वाले। तो द फर्स्ट रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस इज रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। देखो, कोई भी इन्वेस्टर आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि ही इज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम यू, क्योंकि उसको पता है, उसको भरोसा है आपके कंपनी पे, आपके बिजनेस पे कि आप प्रॉफिट कमाओगे, और जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो एक उसका हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ बोनस आप उनको देने वाले हो। सो हायर द प्रॉफिट, हायर द रिटर्न्स, एंड हायर द रिटर्न्स, हायर द satisfaction to the investors। Now we are going to see the next role of profit in business, which is research and development। They'll continuously do something good, they'll do some kind of innovations जिससे वो नया नया प्रोडक्ट मार्केट में ला सके। I'll give you an example of Domino's Pizza। Domino's Pizza जो है ना वो अलग अलग फ्लेवर्स
लाता है, अलग अलग फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करता है। पहले उन्होंने बेसिक पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके बाद आया चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा, फिर आया थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, फिर आया पैन फ्रेश पिज़्ज़ा, फिर अभी उन्होंने पास्ता पिज़्ज़ा नाम का एक कॉन्सेप्ट चालू किया है जिसमें पिज़्ज़ा तो रहेगा पर पिज़्ज़ा के ऊपर पास्ता का टॉपिंग रहेगा। नाउ दिस इज एन इनोवेशन। ओके, तो जो कंपनी है ना, वो जब प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है तो उनको क्या करना पड़ता है, नए नए रिसर्च करना पड़ता है, नए नए इनोवेशंस करना पड़ता है, जिससे वो नए प्रोडक्ट्स लाए और इन्वेस्टर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करे, कस्टमर्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। नेक्स्ट रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस विच इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखो, अगर आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ग्रो एंड यू आर गोइंग टू एक्सपेंड। देखो, जैसे कि कोई एक छोटा सा बिजनेस है, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टार्ट हुआ था तो वो एक छोटे से ऑफिस में स्टार्ट हुआ था। अभी धीरे 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 आप देखोगे तो हर जगह पे, हर एक एरिया में, हर एक सिटी में उनका ब्रांच ऑफिस है। ओके, अगर आप रिलायंस पेट्रोलियम देखोगे तो उनका पेट्रोल पंप हर एक शहर में है। तो ये क्यों है? ये सिर्फ प्रॉफिट की वजह से। तो जो बिजनेस है उनको प्रॉफिट मिलते गया और फिर वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ाते गए और धीरे धीरे अपने जो पेट्रोल पंप्स है वो अलग अलग शहरों में एक्सपैंड करते गए, अलग अलग शहरों में अपने आउटलेट्स देते गए। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रॉफिट, जिसके वजह से आप आपकी कंपनी को ग्रो या एक्सपैंड कर रहे हो। द नेक्स्ट रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस इज increases efficiency. So in short, directly or indirectly, whenever a business firm is going to earn more and more profits, these profits are only earned because of the employees. तो as a sign of gratitude, जो business firm है, जो business organization है, ये क्या करने वाली है, ये एक बोनस अमाउंट अपने एम्प्लॉयज़ को देगी, जिससे एम्प्लॉयज़ सोचेंगे नहीं यार ये कंपनी बहुत बढ़िया है, हमने अगर ज़्यादा मेहनत किया तो वो हमको ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा बोनस, ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा, वो और एफिशिएंटली काम करेंगे, वो और मेहनत करेंगे, वो और कोशिश करेंगे, वो और ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, जिससे वो कंपनी के प्रॉफिट में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा काम किया तो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिला तो कंपनी ये एज अ साइन ऑफ ग्रेटिट्यूड इनको कुछ बोनस या कुछ रिवॉर्ड देने वाली है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट रोल ऑफ प्रॉफिट विच इज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब क्या? जीने के लिए जो पैसे हमको चाहिए वो डेफिनेटली कहाँ से आएंगे? एक बिजनेसमैन के पास उसके बिजनेस के प्रॉफिट से। सो यू नीड टू रिमेंबर द प्रॉफिट इज नथिंग बट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन। एंड जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा उसके बिजनेस में, उसके लाइफ में लग्जरीज, थोड़ा कम प्रॉफिट थोड़ी कम लग्जरी। सो यू नीड टू कनेक्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड विथ प्रॉफिट एज अ सोर्स ऑफ इनकम। नाउ विल सी द नेक्स्ट रोल ऑफ प्रॉफिट विच इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क। देखो, आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे ना, उसके बदले में जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट। तो आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम प्रॉफिट मिलेगा। तो यू नीड टू रिमेंबर, रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा, रिस्क कम प्रॉफिट कम। सो रिस्क जब आप लेते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? उसके बदले में आपको एक सक्सेस मिलती है, आपके बिजनेस को सक्सेस मिलती है, आपका बिजनेस ग्रो होता है, आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है। और जब आपका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सो रिमेंबर दिस, हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न, हायर द रिवॉर्ड। Okay, lower the risk, lower the return, lower the reward, lower the profit. Okay, now the last and the most important role of profit in business is survival. देखो, अगर आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आपका बिजनेस नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इफ देयर आर ओनली लॉसेस इन योर बिजनेस, क्या आप वो जिंदगी भर बिजनेस करोगे? नहीं, आप उस बिजनेस को बंद कर दोगे, नहीं तो यू विल बिकम बैंकरप्ट, दिवाला निकल जाएगा। तो यू नीड टू इंश्योर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर उस बिजनेस में प्रॉफिट है तो ही आप और आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, और एल्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस इफ द बिजनेस इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट एंड इफ द बिजनेस इज गोइंग इनटू कंटिन्यूअस लॉसेस। चलो, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्राइटेरिया रिलेटिंग टू द रोल ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। Now we are going to move towards the next topic which is classification of business activity. देखो, जो बिजनेस एक्टिविटी होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो बिजनेस होता है दैट इज इंडस्ट्री, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ तो भी प्रोड्यूस करने वाले, जहाँ पे प्रोडक्शन होने वाला है। और दूसरा चीज है कॉमर्स। तो इन कॉमर्स क्या करते हैं? वी सेल गुड्स, वी एक्सचेंज गुड्स, we deal in goods. So in industries you are going to produce goods and in commerce you are going to sell goods.
अभी प्रोडक्शन जो होता है, जो इंडस्ट्रीज होती है, वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो इंडस्ट्री होती है दैट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरी प्रकार की इंडस्ट्री होती है इट इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री, और जो तीसरी प्रकार की इंडस्ट्री होती है इट इज अ टर्शियरी इंडस्ट्री। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर व्हाट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री विच इज अ बेसिक इंडस्ट्री। ओके, अगर हम इंडिया में देखें तो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम फॉर इंडिया इज बाय एग्रीकल्चर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड है, या फिर जो एक्सट्रैक्टिव फील्ड है, या फिर जो जेनेटिक फील्ड है, ये जो फील्ड्स है या फिर ये जो इंडस्ट्रीज है, दे कम अंडर द शेल्टर और दे कम अंडर द रूफ ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज एन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री? एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे हम सीड्स लगा के कुछ क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। सो इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ हार्वेस्ट, lots of crops, lots of fruits, lots of vegetable and lots of products which we can directly consume. Now we'll see the second type of primary industry which is genetic industry. अभी जो genetic industry है, इस industry में हम reproduction करने वाले हैं। जैसे कि हम एक पोल्ट्री फार्म में चिकन्स का रिप्रोडक्शन करते हैं और वो सेल करते हैं, उसी प्रकार से जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और जो भी रिप्रोड्यूस्ड चीज़ें होती है उनको हम सेल करते हैं। The third type of primary industry is extractive industry. Now what is an extractive industry? देखो extractive, उसी नाम में the word extract is mentioned. extract करना मतलब जमीन को डिग करके कुछ ना कुछ तो भी जमीन से निकालना। जैसे कि कोल इंडस्ट्री है, देखो आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें कोल माइंस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि सलमान खान की भारत नाम की मूवी है, गुंडे है, तो उनमें उन्होंने बहुत सारे कोल माइंस का एग्जाम्पल दिया है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। आई होप आपको प्राइमरी इंडस्ट्रीज का टॉपिक क्लियर हो चुका है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री? सेकेंडरी इंडस्ट्री इज अ लो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। ओके, हम जब बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री तो अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इनकम कमाया जाता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री की वजह से कमाया जाता है। जो दूसरे रैंक पे आता है दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। अभी सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है ये इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि अगर प्राइमरी इंडस्ट्रीज से हमको कुछ प्रोडक्ट्स या फिर रॉ मटेरियल नहीं आए तो हम सेकेंडरी इंडस्ट्री चला ही नहीं पाएंगे। अभी सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? 2 प्रकार आते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? घर का कंस्ट्रक्शन करने वाली जो सेक्टर होता है या फिर जो इंडस्ट्री होती है उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस, मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नाम के हिसाब से उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उस पर कुछ प्रोसेस करते हैं और एक फिनिश्ड गुड्स या फिर कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि टेबल का इंडस्ट्री, वो क्या करेंगे, वुड लेंगे, वुड से टेबल बनाएंगे। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग and construction. Now we are going to move towards the third type of industry which is tertiary industry. Now what is tertiary industry? ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हम सर्विसेज देते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर होता है या फिर जो सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्री का, इन दोनों सेक्टर्स को टर्शरी सेक्टर जो है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके, आई होप आपको सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज टर्शरी इंडस्ट्री क्लियर हो चुका है। Now we are going to see the second part of business which is commerce. अभी commerce क्या होता है? Commerce is a business activity which is relating to distribution of goods and services. यहाँ पे हमको क्या करना है, जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगे या जो सर्विसेज उनके पास रेडीली अवेलेबल है वो हमको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी है। तो उसके लिए क्या हेल्पफुल रहेगा? उसके लिए कॉमर्स हेल्पफुल रहेगा। सो यू नीड टू रिमेंबर कि इंडस्ट्री इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस। इंडस्ट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो सेकेंड पार्ट ऑफ बिजनेस होता है, जो सेकेंड टाइप का या सेकेंड प्रकार का बिजनेस होता है दैट इज कॉमर्स, वो हेल्प करने वाला है। अभी हम कॉमर्स में देखने वाले हैं कि कौन से प्रकार होते हैं या फिर कॉमर्स में क्या क्या होता है। सो इन कॉमर्स देयर आर 2 टाइप्स। ओके,
फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकेंड इज ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। नाउ व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मतलब क्या? ऑब्वियसली जो हमने कॉमर्स का डेफिनेशन देखा था ना, उससे ही रिलेटेड कुछ ट्रेड का डेफिनेशन। ट्रेड मतलब क्या होता है? हम एक व्यक्ति से लेके दूसरे व्यक्ति तक कुछ ना कुछ तो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। से फॉर एग्जांपल, इफ मुझे कंपनी मोबाइल दे रही है तो ये मोबाइल एज a retailer I'll sell it to the customer. So what am I doing? I am doing nothing but trading. So you need to consider जो ट्रेड होता है, वापस it is of two types. एक होता है होम ट्रेड, दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मतलब क्या? जो इंडिया के इंडिया में होता है, ओके। और दूसरा होता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? जो इंडिया और इंडिया के बाहर के किसी देश के साथ होता है। नाउ विल सी होम ट्रेड। नाउ होम ट्रेड जो होते हैं वो वापस दो प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एक है होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड। नाउ व्हाट इज अ होलसेल ट्रेड? होलसेल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है जहां पे एक होलसेलर कंपनी से कुछ गुड्स परचेस करता है और वो रिटेलर को बेचता है, ओके। यहाँ पे जो होलसेलर होता है वो बल्क में चीजें खरीद के छोटे छोटे क्वांटिटी में बेचता है। वेयर जो रिटेल ट्रेड होता है वहां पे होलसेलर से मिले हुए गुड्स एक रिटेलर स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में एक कस्टमर को बेचता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट होम ट्रेड। नाउ विल सी अबाउट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में तीन प्रकार होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट, ओके। री एक्सपोर्ट को इंटरपोर्ट भी बोला गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट मतलब क्या? बाहर के देश से कुछ चीजें हमारे देश में मंगाना, मतलब परचेसिंग सम थिंग्स फ्रॉम सम अदर कंट्री। व्हाट इज एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया टू एनी अदर पार्टी हु लिव्स इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंडिया में जो चीजें बनी हुई है वो अगर हम इंडिया से बाहर के देश में बेच रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। नाउ वी आर गोइंग टू सी री एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। अभी इंटरपोर्ट या री एक्सपोर्ट क्या होता है? देखो, आप कुछ चीज इंपोर्ट करोगे, जैसे कि आपने क्या किया है, एक आईफोन 12 इंपोर्ट किया है। कहाँ से? दुबई से, ओके। मतलब बाहर के देश से अपने देश में कुछ सामान, कुछ गुड्स आपने खरीद के लाए, दैट इज इंपोर्ट। अभी जब आप ये आईफोन वहां से मंगा रहे हो तो आपने इस आईफोन को क्या किया? गोल्ड प्लेटिंग का कर दिया और आईफोन के पीछे के एप्पल के लोगों को डायमंड्स लगवा दिए। मतलब जो रॉ मटेरियल आपने बाहर के देश से मंगाया था उस पर आपने कुछ प्रोसेस किया और ये प्रोसेस करने के बाद आपने वापस ये जो गुड्स थे या फिर ये जो आईफोन था जो गोल्ड और डायमंड स्टडेड था, ये आपने इंग्लैंड के महारानी को बेच दिया। तो दिस इज व्हाट? दिस इज री एक्सपोर्ट। मतलब इंपोर्ट करके उस पर कुछ प्रोसीजर करके वापस आप ये चीज बाहर के किसी देश में बेच रहे हो, दैट इज री एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेड। Now we'll move towards the next concept of commerce or next part of commerce which is auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade मतलब क्या? ट्रेड करने में जो चीजें हमको मदद करने वाली है उनको हम बोलेंगे auxiliaries to trade। अभी ये कौन से? सबसे पहला ट्रांसपोर्ट। देखो यार, अगर ट्रांसपोर्ट है नहीं तो हम एक चीज एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे पहुंचा सकते हैं? फिर दूसरा होता है वेयर हाउसिंग। मान लो आई हैव प्रोड्यूस्ड और आई हैव कल्टिवेटेड व्हीट, ओके। ये साल में मैंने 10 टन व्हीट बनाया है और वो मेरे पास है, तो ये इमीडिएटली एक दिन में तो बेचा नहीं जाएगा, ये मुझे किधर तो भी सेफ रखना पड़ेगा। तो कहाँ पे रखूँ? मेरे घर पे तो इतना जगह नहीं है रखने के लिए, और रास्ते पे मैं तो रख नहीं सकता हूँ या फिर किधर बाहर नहीं रख सकता हूँ क्योंकि देयर इज अ रिस्क कि ये डैमेज हो सकते हैं। तो मैं इनको कहाँ पे रखूंगा? मैं इनको वेयर हाउस में रखूंगा। तीसरा है इंश्योरेंस। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने क्या किया है, ये व्हीट प्रोड्यूस किया है, ये व्हीट कल्टीवेट किया है, बट देयर आर चांसेस कि कुछ भी हो के ये जो व्हीट है ये डैमेज हो सकता है। जो भी मुझे नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकवर दिस लॉस। तो मैं क्या करूंगा? इस चीज पे इंश्योरेंस ले लूंगा। मतलब कुछ भी नुकसान हुआ तो आई एम सेफ ना। तो देखो, इंश्योरेंस जो है इट is a type of business which is going to save your business from losses. Next auxiliary to trade is banking. देखो, बैंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो आपको बिजनेस करके जो प्रॉफिट मिलेगा वो आप कहाँ पे रखोगे? बैंक्स में रखोगे। उसके बाद अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोन कहाँ से लोगे? बैंक से लोगे। सो अल्टीमेटली बिजनेस स्टार्ट करने से लेके बिजनेस के प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है उसके लिए आपको बैंक ही लगेगी। नाउ
we are going to see the fifth auxiliary to trade, which is advertising. Now what is advertising? Advertising में हम देखने वाले कि it is a process which you are doing in order to make your product famous. लोगों तक आपका प्रोडक्ट या लोगों तक आपकी सर्विसेज पहुंचाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम एडवर्टाइज करेंगे. तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर एडवर्टाइज नहीं करोगे तो आपके पास कोई आएगा नहीं, एडवर्टाइज करोगे तो लोगों को पता चलेगा, पीपल विल बी अवेयर, and since people are aware they'll come and avail your services or purchase your products. The next auxiliary to trade is मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट्स कौन होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आपके गुड्स या सर्विसेज दूसरे को बेचने के लिए आपको मदद करते हैं, जिसके अगेंस्ट वो कुछ कमीशन आपसे चार्ज करते हैं. ओके, एंड द लास्ट टाइप ऑफ ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड इज कम्युनिकेशन. Actually, this being the last is the most important auxiliary to trade, which is communication. देखो, अगर हम दुनिया में देखें ना तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. भले कौन सा भी सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, एनी सेक्टर, तो कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सिलियरी टू ट्रेड सेज दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, कस्टमर के साथ, सोसाइटी के साथ, क्लाइंट्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, अलग अलग पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिससे आपका मार्केट में गुडविल, आपके बारे में मार्केट में इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सके, एंड द पीपल विल गेट टू नो यू बेटर. ओके, सो दीज वर द ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड. आई होप आपको ये ऑक्सिलियरीज जो है, ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, वो क्लियर हो चुका है. Okay, so in this manner we have completed the second part of 11th standard का organization of commerce का first lesson. Thank you for watching my video, and yes, do not forget to subscribe to my channel, and yes, इस वीडियो को लाइक करना और definitely share करना. Thank you.